नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन पर चर्चा कर रहे थे, ओजोन अक्षय पर चर्चा कर रहे थे। उसे को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम ओजोन का जो ह्रास हो रहा है, ओजोन का जो अक्षय हो रहा है, उसके क्या प्रभाव देखने में आ रहे हैं और उसके संरक्षण के विश्व स्तर पे और अपने देश के स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन के जो परिणाम आने हैं वो बड़े भयंकर और दूरगामी हैं, लंबे समय के पश्चात हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो हमें वर्तमान में भी देखने को मिल रहे हैं। इनसे जलवायु, मानव समुदाय, जैव समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सभी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ओजोन में कमी के कारण आने वाले जो 40 वर्ष हैं उनमें पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो पराबैंगनी रेज हैं, यूवी रेज हैं, उनमें 5 से 20% की वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जलवायु में विश्वव्यापी परिवर्तन होगा, भूमंडलीय पवनें प्रभावित होंगी और वर्षा के प्रारूप में भी विकृति आ जाएगी। तापमान में वृद्धि होने से जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ की बर्फ पिघलेगी, उससे जो जल बह कर के समुद्र में आएगा, महासागरों में पहुंचेगा, जिससे सागर तल में वृद्धि होगी। सागर तल में वृद्धि होने से जो भी तटीय इलाके हैं या छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो सभी जलमग्न हो जाएंगे। ये क्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है इसको, ये ओजोन को तो नष्ट करती ही करती है, इसके साथ में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आप सभी जानते हो कि हरित गृह प्रभाव जो है उसमें वृद्धि होती है। ओजोन में कमी होती है, उसका एक और प्रभाव देखने को मिलता है कि समताप मंडल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और जिससे फिर अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े महानगर हैं उनके निकट पराबैंगनी रेज में अगर वृद्धि होती है, यूवी रेज ज़्यादा पहुंचती हैं, तो वहाँ पे उनके जो वायुमंडल है उसके अंदर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बढ़ जाती हैं और धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। ये सभी प्रभाव हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ ओजोन की कमी का सबसे ज़्यादा भयानक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। ओजोन की कमी के कारण यूवी रेज में जो वृद्धि होती है उससे त्वचा का कैंसर, आँखों की बीमारियाँ जैसे कि मोतियाबिंद है, ये बढ़ती हैं। हालांकि ये देखा गया है कि त्वचा का जो कैंसर होता है वो गोरी त्वचा वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए ओजोन लेयर के जो क्षय हो रहा है, ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है, उसको लेकर के उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय महाद्वीप के जो विकसित राष्ट्र हैं वो बहुत चिंतित हैं और कम करने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। एक अध्ययन किया गया जिसके अनुसार यदि ओजोन में 12% की कमी हो जाती है तो अकेले अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.5 लाख व्यक्ति त्वचा के कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अध्ययन हुआ था, उसके अनुसार ओजोन में अगर 1% की कमी हो जाती है तो संपूर्ण विश्व में 1 लाख लोग जो हैं वो मोतियाबिंद से पीड़ित हो जाएंगे और अपनी आंखों की ज्योति खो बैठेंगे। इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, यूवी ए और यूवी बी। तो यूवी बी जो है वो मानव के जेनेटिक मटेरियल पे, आनुवंशिक पदार्थ पे, डीएनए में भी चेंज लाने की कैपेसिटी रखता है। इससे क्या होगा, जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उनका इम्यून सिस्टम बाई बर्थ ही कमज़ोर होगा और वो संक्रामक रोगों से ज़्यादा जल्दी पीड़ित हो जाएंगे। इसका आप वर्तमान में देख रहे हो कोरोना काल में कि कोरोना एक अति संक्रामक बीमारी है और अगर आने वाली जनरेशन्स बाई बर्थ ही इम्यून सिस्टम वीक वाली होंगी, कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाली होंगी, तो वो इस तरीके की बीमारियों का सामना किस तरीके से करेंगे। वर्तमान में भारत बहुत अच्छे से
इस बीमारी का सामना कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो खाने पीने का कल्चर है वो, और यहाँ का जो लोगों का इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो काफ़ी जो अधिक विकसित राष्ट्र हैं वहाँ के लोगों से ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे मृत्यु दर वगैरह कम रही है। धीरे धीरे हम इस भयावह बीमारी से बाहर भी आ रहे हैं। तो जो आनुवंशिक पदार्थों पे जो इम्पैक्ट आएगा पराबैंगनी बी से, वो काफ़ी भयानक है। ये जो महानगरों के आसपास जो धूम्र कोहरा बनता है वो श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसके अलावा पराबैंगनी विकिरण में अगर वृद्धि होती है तो कृषि उत्पादन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई फसलें जो हैं वो यूवी रेज का सामना नहीं कर पाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। पराबैंगनी रेज से बहुत सारी वनस्पतियाँ, वन्य जीव, मछलियाँ ये भी प्रभावित होते हैं। अभी जो मैंने बोला था कि कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, जहाँ पे यूवी रेज की वजह से बड़ी संख्या में मछलियाँ मर गई। इसके अलावा चिली राष्ट्र है, उसमें के दक्षिणी भाग में ओजोन का डिप्लीशन होने से, ओजोन छिद्र बन जाने से बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ भीड़ें अंधी हो गई। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं, भविष्य में और भी ज़्यादा भयानक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी नुकसानदायक जो भी चीज़ें हैं इनको दूर करने के लिए, कि भविष्य में ऐसा कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिले, ओजोन के संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। विश्व समुदाय जो है वो ओजोन डिप्लीशन को लेकर के चिंतित है और जागरूक भी हो रहा है। तो दो उपाय सुझाए जाते हैं ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। फर्स्ट तो ये है कि ओजोन को नष्ट करने वाले जो रसायन हैं उनका उत्पादन और उपभोग रोका जाए। दूसरा ये है कि जो ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों का जो उपयोग किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे इनका उपयोग हो रहा है वहाँ पे इनके अल्टरनेट खोजे जाए। दूसरी क्या चीज़ हम उसकी जगह पे काम में ले सकते हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेन, जिसको हम उत्तरदायी मानते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, इसके उत्पादन और उपयोग में कमी करने का जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं उनका है, क्योंकि विश्व के कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लगभग 90 to 95% यही देश वायुमंडल में छोड़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं और अन्य जो पिछड़े हुए देश हैं वो 5 से 10% ही इन रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे देश हैं जो इसके उत्पादन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। 70 के दशक के अंतिम वर्षों में और 80 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से ये ओजोन डिप्लीशन को रोकने के प्रयास शुरू हो चुके थे। 1980 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को और उपयोग में लगभग 30% की कमी करने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के द्वारा की गई थी। स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा ये भी प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले 1977 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया था और 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। डेट 1985 वियना कन्वेंशन याद रखिएगा। और 1987 में जो ओजोन डिप्लीशन को लेकर के बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे, जो कि कनाडा की राजधानी है, वहाँ पे आयोजित हुआ था। और 1990 में लंदन में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन किए गए। तो लंदन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन किया गया था। फिर मई 1992 में 112 देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधन को मंजूरी दी थी। और नवंबर 1992 में कोपेनहेगन में ये हुआ था कि 1996 तक जो हानिकारक रसायन है इनको कम किया जाएगा। तो ये तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कंटिन्यू जारी है।
राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ओजोन सेल का गठन। तो भारत सरकार ने ओजोन स्तर के संरक्षण को और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए जो उत्तरदायित्व है वो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिया हुआ है। और इस मंत्रालय ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सिफारिशों को लागू करने के लिए ओजोन सेल के गठन कर दिया, और ओजोन का जो ह्रास करने वाले जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनको नियंत्रित करने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया है। काफ़ी विनियामक उपाय जो हैं 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार किए जा रहे हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है 2000 में ये के अनुसार किया गया है कि औषधि उद्योग जो है उसको छोड़ करके से सभी कार्यों के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन का उत्पादन और प्रयोग जो है वो प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये सब प्रयास किए गए। उपलब्धियां क्या रही हैं? उपलब्धियां यही हैं कि भारत ने 94% ओजोन ह्रास संभाव्यता को समाप्त कर दिया है। 94% काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो ये इसका मेन है। अभी अपन ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें देखिए, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अपन इस चीज़ को जो 3 क्लास में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ये सूर्य की रेज हैं जो अर्थ की तरफ आ रही हैं, ये समताप मंडल है। समताप मंडल में ये ओजोन लेयर है, इसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। कुछ जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि धरातल से जो भी हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं वो निकल करके बाहर आ रहे हैं, ओजोन लेयर तक पहुँच रहे हैं, और ये ओजोन के क्षय का कारण बन रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन का कारण बन रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे ओजोन का क्षय हो रहा है, ये यहाँ पे ओजोन छिद्र बन चुका है, जिससे होकर के यूवी रेज धरातल तक पहुँच रही हैं और जो भी हानिकारक प्रभाव उनमें पड़े वो सारे घटित हो रहे हैं। और जहाँ पे ओजोन लेयर है वहाँ पे ये जो यूवी रेज है ये टकरा करके वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। ये पृथ्वी से सन से, सूर्य से यूवी रेज जो हैं वो अर्थ की तरफ आ रही हैं। ओजोन, यहाँ पे ये ओजोन लेयर है। इस ओजोन लेयर में जब CFC पहुंचती है या जो अन्य ओजोन का क्षय करने वाले रसायन हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं, तो हम CFC का यहाँ पे एग्जांपल देखिए। इसमें देखिए CFC में क्लोरीन, फ्लोरीन और ये कार्बन 3 मॉलिक्यूल से तीन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। जब इनको यूवी रेज यहाँ पे मिलती है तो इससे ये क्लोरीन जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, हट जाता है, और फिर क्लोरीन ओजोन के अणुओं से रासायनिक अभिक्रिया करता है और इसको तोड़ देता है ऑक्सीजन के अणु में, और प्लस A1 एटम से ये कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ओजोन का यहाँ पे विघटन हो जाता है। तो इस तरीके से ओजोन लेयर में टूटती जाती है और इसकी कमी होती जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो रासायनिक पदार्थ हैं वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहे हैं, ओजोन का क्षय कर रहे हैं। तो जब हम इन केमिकल्स के उत्पादन में कमी लाते हैं तो ये जो यहाँ पे विघटन हो रहा है ये भी कम हो जाता है और ओजोन लेयर अपनी प्राकृतिक रूप से बनती रहती है और विघटित भी होती रहती है। तो ये था ओजोन डिप्लीशन। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।